तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल घोसली गैस प्रोडक्शंस पे। तो आज मैं फिर से बात करने वाला हूँ चाइना के ऊपर केस स्टडी के बारे में। ये पार्ट 2 है जो कि मैं लेके आऊँ, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा। तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने चाइना के ऊपर केस स्टडी बनाई थी पिछली बार, इसका ये पार्ट 2 है। तो पिछली बार हमने कवर किया था एवरग्रिड के बारे में, मैंने बताया था कि एवरग्रिड चाइना की बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, ठीक है, जिसका बहुत बड़ा हाथ रहा चाइना की अर्बनाइजेशन में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने में, जहाँ चाइनीज़ गवर्नमेंट सब कुछ ओन करती है। तो आप ज़मीन वहाँ पर ओन नहीं करते, आप क्या करते हैं कि आपको ज़मीन लीज़ पर दी जाती है एक प्राइवेट डेवलपर को, और एक प्राइवेट डेवलपर उसी लीज़ की हुई ज़मीन को लीज़ पे दे देता है किसी और इंसान को, जो कि जिसे मकान की या घर की ज़रूरत है, और वो उस पर रहता है उतने वक्त के लिए जितने वक्त के लिए सरकार ने लीज़ पर दी थी वो ज़मीन, ठीक है। तो रियल्टी में आप कभी कुछ ओन नहीं करते, लेकिन फिर भी लोग खरीदते हैं उसे। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है कि इंसान को अपने घर, अपने सर के ऊपर एक छत चाहिए होती है, एक मकान चाहिए होता है, ठीक है। अगर आपके पास घर है तो सीधी सी बात है आपको किराया नहीं देना, आपके पास एक जगह जहाँ पर अपने सर झुका सकते हैं, अपना सर छुपा सकते हैं, रह सकते हैं अपने परिवार के साथ। तो चाइना में भी कुछ ऐसा ही है, वहाँ के लोगों को टेक्निकली तो आप कुछ ओन नहीं करते क्योंकि सरकार सब कुछ ओन करती है, स्टेट सारे रिसोर्स ओन करता है, लेकिन फिर भी जब आप वहाँ पे लोगों को सोचिए कि आपके पास खुद का मकान होना चाहिए, तो इसके बावजूद कि ज़मीन लीज़ पे ली जा रही थी तब भी लोगों ने खरीदी वो ज़मीन, ठीक है। तो एवरग्रिड नाम की एक चाइनीज़ कंपनी है जो कि चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, जिसने बहुत सारे चीनी शहर में अर्बनाइजेशन के दौरान बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई। और अब दूसरी चीज़ यह है कि देखिए कि चीन की सरकार को यह भी लगा कि लैंड लीज पे देना बहुत फ़ायदेमंद सौदा है, क्योंकि हमारे लिए तो चीन के लिए तो फ़ायदेमंद है सरकार के लिए, क्योंकि अगर हम लैंड लीज पे देंगे तो प्राइवेट संस्था को देंगे, तो प्राइवेट संस्था आकर जो है बिल्डिंगें बनाएगी। तो बिल्डिंग बनाने के लिए आपको सीमेंट चाहिए, स्टील चाहिए, सारी तरह आपको लेबर चाहिए, तो ढेर सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और इकोनॉमी भी जो है आगे बढ़ेगी। तो इस तरीके से इनका रियल एस्टेट प्लान जो है बहुत अच्छे से चलता रहा, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्कर और कंस्ट्रक्शन करेंगे तो चीन की इकोनॉमी के लिए तो फिर मतलब वाह है कि बूम पे जा रही हैं चीज़ें, ठीक है। तो चीन की इकोनॉमी बूम कर रही थी, और चीन इन्वेस्टमेंट बाहर के देशों से लाकर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा था, पैसा कमा रहा था, क्योंकि वो बाहर बेच रहा था, ठीक है। तो डोमेस्टिक लेवल पर उसकी इकोनॉमी में एक रियल एस्टेट बूम आया था इस पैसे की वजह से, और इस रियल एस्टेट बूम में लोगों ने अर्बन एरियाज़ में आकर रह रहे थे। 2008 दोस्तों सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन फिर क्या हुआ 2008 में जैसे ही और .com बबल क्रैश हुआ और फिर जो है रियल एस्टेट मार्केट डाउन गया यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। तो सीधी सी बात है चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, तो चाइना में भी इफेक्ट आया। तो ऐसी परिस्थिति हो चुकी थी कि 63% जो चाइनीज़ जनता है अर्बन एरिया में आकर रह रही थी। लेकिन 2008 में अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस आया, और इस फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण पूरे विश्व स्तर पर इकोनॉमिक क्राइसिस बैठ गई, पूरे विश्व भर जो है इकोनॉमिक क्राइसिस में चली गई थी। और अब इस 2008 की इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण जो समस्या आई थी, पूरे वर्ल्ड में डिमांड जो थी वो प्रोडक्ट्स की घट गई थी, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज की घट गई थी। तो चाइना तो एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो तो बाहर जाके बेच रहा था, तो जब प्रोडक्ट की सर्विसेज घटी तो सीधी सी बात है वो भी रिसेशन में धकेल दिया गया, क्योंकि उसके बाद सामान ढेर सारा, लेकिन वो उसे बेच नहीं सकता, ठीक है। तो विश्व स्तर पर जो घाटा हुआ उन्हें, जाहिर सी बात है इसका इफेक्ट सबसे पहले चीन पे पड़ेगा, क्योंकि यह डिमांड फुलफिल चीन से ही हो रही थी। और क्योंकि बहुत सारे देश 2008 तक चीन जो एक फैक्ट्री ऑफ ही द वर्ल्ड बन चुका था, प्रोडक्ट्स था, वो प्रोसेस करके इन देशों में सामान बेचता था, गुड्स को प्रोसेस करके इन देशों में सामान बेचता था। और अब मान लीजिए कि जब 2008 में क्राइसिस के बाद अगर डिमांड घट जा रही है, तो इस डिमांड की घटते देखते हुए आप प्रोडक्शन अपने कंट्री में तो बढ़ाएंगे नहीं भाई। जाहिर सी बात है कि अगर आप चीन में मान लीजिए एक जूता बनाने की कंपनी है, और आप 2008 में जब देखेंगे कि जूते की डिमांड घट रही है, तो आप सबसे पहले क्या काम करेंगे? आप अपने जूते की प्रोडक्शन को कम करेंगे। तो 2008 में जब अमेरिका क्राइसिस में हुआ के कारण चीन की इकोनॉमी दूसरी बार चीन की इकोनॉमी के लोगों को एक चीज़ समझ आ गई कि भाई चीन की सरकार ने एक सबक सीख लिया कि हम इन सिनेरियो में विश्व की डिमांड को पूरा करने के चक्कर में अपनी इकोनॉमी
को ऐसे नहीं छोड़ सकते अपनी। अगर हम ऐसा करने लगे तो हमारी इकॉनमी का तो भट्टा बैठ जाएगा, क्योंकि अगर विश्व की इकनॉमी ऊपर गई तब चीन की इकनॉमी ऊपर गई, और अगर विश्व की इकनॉमी नीचे गई तो चीन की इकनॉमी नीचे गई। तो सरकार ने सोचा कि कुछ ना कुछ काम करा जाए और कुछ ऐसा किया जाए कि इकनॉमी को इफेक्ट कि इस ग्लोबल इफेक्ट को हम अपनी इकनॉमी से बचाना होगा और इकनॉमी को खुद ही मैनेज करना होगा। इस कॉन्टेस्ट में 2008 में चीन ने 4 ट्रिलियन युआन, ठीक है, 4 ट्रिलियन युआन का एक स्टिमुलस पैकेज अपनी इकनॉमी में दिया, ठीक है। अब यह 4 ट्रिलियन युआन का ये जो इकोनॉमिक पैकेज था, ये पैकेज थ्रू चीनी सरकार के ज़रिए चीनी बैंकों को दिया गया और बोला गया कि सुनिए आप ये 4 ट्रिलियन डॉलर युआन का जो पैकेज है हम आपके लिए असाइन कर रहे हैं। और चीन की सरकार ने चीनी बैंकों को बोला कि आप यह काम कीजिए कि इन पैसों में से लोगों को, जो व्यापारी है, उन्हें जो है कम कर्ज पर और कम ब्याज पर आप कर्ज दीजिए ताकि वो व्यापार कर सकें। और फिर जब वो व्यापार करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो वो फैक्ट्री लगाएंगे, वर्कर्स को लगाएंगे और फिर उनके ज़रिए पैसा वर्कर्स को मिलेगा, कंज्यूमर्स को मिलेगा और उससे वो जो है सामान खरीदेंगे, जिससे इकनॉमी दोबारा से बूम आएगा। अगर आप बिजनेस को पैसा देंगे तो बिजनेस लोगों को पैसा देंगे और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और लोगों के पास जब पैसा आएगा तो वो सामान खरीदेंगे। तो इस तरीके से लोकल जो डिमांड है वो बढ़ेगी। जैसे अर्बन एरिया के लोग आए और उनकी कंस्ट्रक्शन को बूस्ट करेंगे, जैसे अर्बन एरिया में लोग आए उन्होंने कंस्ट्रक्शन को बूस्ट किया। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिए कि चीन अभी तक इन्वेस्टमेंट लीड स्ट्रेटेजी के कारण बाहर के देश की चीज़ प्रोड्यूस कर रहा था, अपने लोगों के लिए सिर्फ रियल एस्टेट दे रहा था, ठीक है। तो अभी तक वो सिर्फ रियल एस्टेट दे रहा था अपने लोगों के लिए और बाहर के लिए गुड्स एंड सर्विस कर रहा था। अब उसको समझ आया कि अगर अपने लोगों को कंस्ट्रक्शन बड़ा कम करने पे अपने लोगों के लिए चीज़ प्रोड्यूस करवाता हूँ, तो अपने व्यापारियों को बोल के उनसे कहा कि अपने व्यापारियों को लोन दिलवाऊंगा। और अब इस स्थिति में क्या हुआ कि जब चीन ने बोला कि मैं अपने व्यापारियों को बैंकों से लोन दिलवाऊंगा, इस केस में बैंकों ने कहा कि जी भाई आप इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, लेकिन चीन की सरकार ने कंडीशन लगा दी थी कि भाई अगर आप लोन देंगे तो आपको लोन इंटरेस्ट रेट जो है वो कम चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बैंक अब इस काम से परेशान थे, क्योंकि सीधी सी बात है अगर बैंक इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे तो पैसा कमाएंगे कैसे, ठीक है। और इसलिए वो जब भी कोई व्यापारी लोन मांगने उनसे आता था तो बैंक जो टालम